नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर जारी अटकलों का दौर थम चुका है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भूपेंद्र चौधरी को कमान मिल गई है। बीजेपी ने पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंप दी है। बीजेपी की ओर से भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है और यह बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। दरअसल पश्चिमी यूपी से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र चौधरी की पहचान जाट नेता के तौर पर होती है। इस नाते उनकी पश्चिमी यूपी और जाट वोटरों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसा यह भी कहा जाता है कि विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हीं की करामातगी थी जो भाजपा को अच्छी सीटें अच्छी बढ़त के साथ में देखने को मिली थी। तो वहीं बताया जाता है कि किसान आंदोलन के बाद भी पश्चिम यूपी में बीजेपी को अनुमान से ज्यादा सीटें मिलना कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी का ही असर रहा है, जिसका उन्हें इनाम मिला। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन का असर भी कम होगा। वहीं यूपी की सत्ता में वापसी के बाद भूपेंद्र चौधरी को योगी मंत्रिमंडल में दोबारा जगह मिली। पंचायती राज मंत्री के तौर पर मौजूदा वक्त में वो काम कर रहे थे। आजमगढ़ से उनको दिल्ली बुलाया गया, जेपी नड्डा से मीटिंग हुई और 25 मिनट की मीटिंग के बाद आखिरकार आज ये निर्धारित हो चुका है कि भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। कौन है भूपेंद्र चौधरी? समझिए ग्राफिक्स के जरिए। 1991 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। 2016 में क्षेत्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वहीं अभी योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी। पश्चिमी यूपी में जाटों का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई है और वो माननीय भूपेंद्र चौधरी जी का बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं में, संगठन में और सरकार में उनकी पकड़ है। उनकी आने से सभी कार्यकर्ताओं में, संगठन में, सब में काफ़ी खुशहाली है। और जो भारतीय जनता पार्टी हमारी ये लक्ष्य रखी है कि 80 में 80 सीटें जीतना है, उसके लिए बहुत उपयुक्त है। प्रदेश अध्यक्ष ऐसे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। हम लोग सभी मिलके केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि भूपेंद्र चौधरी जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं। सुलझे हुए व्यक्ति हैं और लोगों के, कार्यकर्ताओं के सबके सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह जी को हमारा प्रदेश का अध्यक्ष चुना है। भूपेंद्र जी एक जमीन से जुड़े नेता रहे हैं, नीचे के लेवल से कार्य करते हुए आज वे प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। सभी कार्यकर्ताओं को बड़ा हर्ष है। भूपेंद्र जी के नेतृत्व में पार्टी का जो लक्ष्य है उसको हम लगातार पूरा करेंगे और मैं आपके माध्यम से भी भूपेंद्र सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद किस तरीके से यहाँ माहौल बदल रहा है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे हूँ। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कोई गुलदस्ता लेकर आया हुआ है, कुछ उनकी स्वागत के लिए तैयारी में है और लोग आप यहाँ पर पूरी तौर से पूरी तैयारी दिखाई दे रही है कि उस स्वागत की। इसके साथ ही साथ एक चीज और, भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने का फायदा क्या है? ये सवाल केवल जाट बेल्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये एनसीआर का क्षेत्र, जो दिल्ली का एनसीआर जहाँ पे साहिब सिंह अपनी राजनीति करते थे, इसके अलावा ये जो आपका राजस्थान है, पंजाब है, ये यहाँ के जो जाट है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी पंजाबी जाट है, तो इसका लाभ इनको यहाँ भी मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को बतौर प्रदेश अध्यक्ष प्रमोट किया है, तो इसका मतलब यह भी है कहीं ना कहीं इनकी खासियत होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने वो कार्यकर्ताओं के बीच बने। और इनके साथ सबसे बड़ी बात ये सहज हैं, आम कार्यकर्ताओं से जल्दी मिलते हैं और उनके काम करने में विश्वास रखते हैं। अब इनका यही रवैया आगे कितना लाभदायक होगा, ये आने वाला वक्त रहेगा। जनता टीवी के लिए आशीष कश्यप के साथ अनिल कैमकोट, लखनऊ। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को हमारी शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जिस समाज से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में उसी क्षेत्र के लोगों पर अत्याचार हुआ। 3 काले कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा किसानों ने जो हिस्सा लिया और शहीद हुए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। आज भी गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है, लगातार किसान पीड़ित है। तो ये जो सारे विषय हैं, हम उम्मीद करते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष इस पर जनता के और किसान के और नौजवानों के मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार में सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ धोखा हुआ है। किसान कर्जा माफी के नाम पर
नौजवान लगातार बेरोजगारी को लेकर परेशान हैं और कोरोना काल में जो छोटे एमएसएमई उद्योग थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे मुरादाबाद में पीतल नगरी हो या अलीगढ़ में, तो ये सारे प्रभावित हुए। हमें उम्मीद है कि उसको लेकर वो मुखर होंगे। वहीं दूसरी तरफ झांसी में परीक्षा बांध के बीच टापू में फंसे लोगों को जिला प्रशासन के प्रयासों और सेना की मदद से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसी मौके पर सभी चारों ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। परीक्षण के दौरान सभी ग्रामीण स्वस्थ पाए गए। आपको बता दें, खंडेसर गांव के रहने वाले ये ग्रामीण मछली का शिकार करने नदी के बीच टापू पर गए थे और बांध के पानी का स्तर बढ़ जाने की वजह से वहां पर फंस गए। इस दौरान मौके का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करी है और कहा कि सभी अपनी जान माल की सुरक्षा करें। इस समय मौजूदा स्थिति में अलग अलग जगहों से बारिश का पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मछली का शिकार करने गए थे ग्रामीण, इनको रेस्क्यू किया गया है और ऐसे में जिलाधिकारी ने तमाम लोगों से अपील भी करी है कि अपनी जान माल की सुरक्षा आप खुद कीजिए और जहां पर जलस्तर ज्यादा है उन क्षेत्रों में मत जाइए। उत्तर प्रदेश में बारिश से फुल हुए डैम लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बन रहे हैं। दरअसल डैम फुल होने से इनका पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बेतवा नदी में 4 लाख क्यूसेक पानी और यमुना में धौलपुर बैराज से 24 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी पास किया गया है, जिसके चलते हमीरपुर की यमुना और बेतवा दोनों नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन इन नदियों से सटे इलाकों और जिला मुख्यालय से सटे गांवों के बाढ़ की चपेट में आने को लेकर अलर्ट मोड पर है। प्रशासन के मुताबिक 90 गांव के इस बाढ़ में प्रभावित होने की आशंका है। इसके साथ ही तटीय इलाकों के साथ बाढ़ पीड़ितों ने सुरक्षित स्थानों और तमाम अलग क्षेत्रों में पलायन करना शुरू कर दिया। प्रशासन का यह भी दावा है कि बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। जिला प्रशासन ने इसके लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें बुला रखी हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां पर उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा करी और एएनएम सेंटर का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही जिले के कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करी और कहा कि रायबरेली में अपराधियों को शून्य करना है, यहां कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को बिजली का बिल जैसी तमाम समस्याओं के निस्तारण का भी निर्देश दिया। लेकिन ब्रजेश पाठक जब महिला जिला अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो अस्पताल पहुंचते ही बीजेपी नेताओं समेत आम लोगों ने महिला सीएमएस की शिकायतों की झड़ी लगा दी। साथ ही एक पत्रकार ने भी महिला सीएमएस पर धमकी देने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रतापगढ़ में दिलीपपुर पुलिस और स्वाट टीम ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा। दरअसल स्वाट और पुलिस टीम ने करीबन 1 कुंटल 31 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए आकी गई है। आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कारों से गांजे की तस्करी किया करते थे। इस कार्रवाई में 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। दरअसल चेकिंग के दौरान दिलीपपुर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और स्वाट टीम प्रभारी सुनील यादव को हुमायूं पुल पर जांच के दौरान तस्करी करते मिले थे। उत्तराखंड के जोशीमठ में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिक का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंचने पर लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी है। तो वहीं जल जमाव और कीचड़ भरे रास्तों से पार्थिव शरीर को घर लाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने शहीद सैनिक के प्रति भारत माता के जय और वंदे मातरम के जमकर नारे लगाए। शहीद जसवीर सिंह 19 फरवरी 2001 को सेना में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। शहीद की मौत से परिवार और गांव में मातम का माहौल देखने को मिला। यूपी के राज्य मंत्री देवेंद्र शर्मा ने आज आजमगढ़ में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करी है और जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, महिला वार्ड, एआरटी सेंटर और पीकू वार्ड का निरीक्षण किया। पोषण पुनर्वास केंद्र के निरीक्षण के दौरान भर्ती होने वाले बच्चों की तादाद और उसकी क्षमता के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी हासिल करी। साथ ही बच्चों के अभिभावकों से चिकित्सालय में मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली, जिस पर अभिभावकों ने बताया कि दवा, नाश्ता समेत सभी सुविधा मिल रही है।
वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भगौड़ा घोषित कर दिया है। अब्बास अंसारी लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है। इससे पहले उसे भगौड़ा घोषित करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी। तो वहीं अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ कमिश्नरेट ने 84 पुलिसकर्मियों समेत कुल 8 टीमें लगाई हैं। कोर्ट ने अब्बास की हाजिरी के लिए अगली तारीख 26 सितंबर लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ कुर्की का आदेश भी जारी कर दिया। इससे पहले भी एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को 10 अगस्त तक गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब्बास को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली, लखनऊ, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ समेत तमाम अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमार कार्रवाई चल रही है। इसके बावजूद अब्बास का कोई सुराग नहीं। पुलिस ने अदालत में फरार घोषित करने के लिए अर्जी दी थी, जिससे कोर्ट ने अब मान लिया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विपक्ष के अग्निवीर भर्ती पर उठाए जा रहे सवाल और खुद सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के लिखे गए पत्र को लेकर बयान दिया और कहा कि अग्निवीर की भर्ती के मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो भर्ती के मानक पहले थे वो अभी भी हैं। उन्हीं मानकों की तर्ज पर अग्निवीर की भर्ती हो रही है। तो वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में हुए घोटाले पर भी अजय भट्ट बोलते नजर आए हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूके एसएसएससी भर्ती घोटाले में एक्शन मोड इख्तियार कर लिया, जिसके चलते सीएम धामी ने समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया। बैठक में सीएम धामी ने दोषियों के खिलाफ सख्त रुख दिखाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं और साथ ही कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ी के जो साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त करते हुए नए सिरे से चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कि जहां ये जांच चल रही है वहीं हमारे जो इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं या जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, जिन्होंने योग्यता के और क्षमता के आधार पर अपनी काबिलियत के आधार पर जिन्होंने स्थान बनाया या भविष्य में स्थान बनाने वाले, उनको किसी प्रकार का भी अहित न हो, उनकी परीक्षाएं देरी से न हो, उनके रिजल्ट समय से आए, उस पर भी हम विशेष फोकस कर रहे हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और भारी तादाद में बैंकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस डेलीगेशन ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपा। पीसीसी चीफ करण मारा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने राज्यपाल से तमाम भर्ती प्रक्रियाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा का कहना था कि वीपीडीओ परीक्षा में एक के बाद एक लोग गिरफ्त में आ रहे हैं, लेकिन असली लोग अभी भी गिरफ्त से दूर हैं। और जो कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाला है उसको आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने चर्चा विस्तार से उसमें बातचीत की है और जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, लेक्चरर भर्ती घोटाला हुआ है, उस पर भी चर्चा हुई और उसमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है। एक तो जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाना और जो छवि खराब हुई है प्रदेश की और हमारे इंस्टीट्यूट की, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। साथ में बच्चों के जो भविष्य के संग खिलवाड़ हुआ है, लोगों ने मेहनत की है और कई साल से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, उसके बावजूद सिलेक्शन के बाद उनके संग जो अन्याय हुआ है उन विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। और देहरादून में 37वें नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, स्वास्थ्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आर राजेश कुमार, मेयर सुनील उनियाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। 37वें नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन 25 अगस्त से लेकर यानी कि आज से लेकर 8 सितंबर तक जारी रहेगा। आगे के लिए मैं अपने माननीय प्रभारी सचिव मौके पर कई नेता मौजूद रहे हैं। नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है और 37वां कार्यक्रम है ये जो सरकार की तरफ से आयोजित हुआ है, जिसका आयोजन आज यानी कि 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक किया जाएगा। तो वहीं कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बागेश्वर जिले की जिलाधिकारी रीना जोशी अपने काम की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। पहली बार जिले की जिम्मेदारी मिलने के बाद आईएएस रीना जोशी ने बागेश्वर जिले के कई सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों में भी निरीक्षण किया है
और इस दौरान वो एक स्कूल में भी पहुंची थी, जहां पर उन्होंने बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता भी जानने का काम किया। उत्तरकाशी में पिछले दिनों नाबालिग की जोशियाड़ा झील में डूबने से मौत हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में नाबालिग तालाब में खुद ही कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। जी, कल यहाँ स्थान पर एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक छात्र द्वारा पानी में कूदकर अपनी जान गंवा दी गई। और दुर्घटना है या कुछ इरादतन कुछ ऐसा हुआ है, उस पर भी पूरी तथ्य है नहीं सामने। पर यह है कि मेरा आने का यहाँ प्रयोजन ये है कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो सके, तो सुरक्षात्मक उपचार क्या हो सकते हैं। ऋषिकेश में पिछले 8 सालों से अवैध रूप से हो रही बांग्लादेशी युवती को गुप्तचर विभाग की मदद से कोतवाली पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। युवती ने अवैध तरीके से भारतीय पासपोर्ट बनाने के साथ साथ मतदाता पहचान पत्र भी बनवाया हुआ था, आधार कार्ड भी बना था। पिछले 8 सालों से युवती ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी में निवास भी कर रही थी। युवती साल 2007 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों में ओवररेस्ट कर रही है और विदेशी नागरिकों के संबंध में भी जांच करने के निर्देश विभिन्न राज्यों को दिए गए हैं और इन्हीं जांचों के दौरान इस महिला को पकड़ा गया है। रुड़की में ब्राह्मण समाज अब 2 गुटों में बटा नजर आ रहा है। जहां पर 22 अगस्त को हुए ब्राह्मण समाज के एक गुट को सतीश शर्मा गुट ने फर्जी करार दिया, तो वहीं अपने गुट को ही असली ब्राह्मण समाज का संगठन भी बताया। उन्होंने जेपी शर्मा पर आरोप लगाया और कुछ दिन पहले तक जेपी शर्मा सुरेश शर्मा का कड़ा विरोध कर रहे थे, लेकिन अचानक वो सुरेश शर्मा के पक्ष में पहुंच गए और ब्राह्मण समाज के 2 गुट कराने वालों में जेपी शर्मा की अहम भूमिका है। ठीक है, हमारे कुछ साथी आ गए, उनसे पूछ लेना उनके कारनामे क्या है। समाज जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। 22 तारीख को परशुराम भवन पर तथाकथित अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा द्वारा एक फर्जी बैठक बुलाई गई और उसमें एक फर्जी व्यक्ति है सुधीर शर्मा, उसे अध्यक्ष बनाया गया। उसकी अध्यक्षता में चुनाव की घोषणा की गई और फर्जी तरीके से वासुदेव पंत को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। आगरा में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर 40,000 की ठगी का मामला आया सामने। लड़की के रिश्ता कराने के बहाने हुई घटना, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। नोएडा में गालीबाज महिला को मिली जमानत, पुलिस ने महिला पर आईपीसी की धारा 153A, 323, 504, 505, 2, 506 के तहत मामला किया है दर्ज। फतेहपुर में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बकेवर पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई के दौरान 15 घरों में बन रही 1020 लीटर अवैध शराब करी बरामद। मौके पर पुलिस ने लगभग 25 कुंटल लाहन को नष्ट करवाया। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति का मकान किया कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत 80 लाख रुपए की कीमत का मकान की हुई है कुर्की। ओम प्रकाश पर प्लॉट बेचने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप। बिजनौर में कुख्यात अपराधी आदित्य राणा के फरार होने के बाद बिजनौर पुलिस अलर्ट मोड पर। आदित्य के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस लगातार बिजनौर के बॉर्डर के आसपास के गांवों में कर रही है सर्च अभियान। शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कागज पर मृत हो चुके अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुद को मरा बताकर शाहजहांपुर में कर रहा था निवास। अयोध्या जनपद की कोतवाली नगर पुलिस और स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। जाली नोटों के 5 गैंग के सौदागरों को किया पर्दाफाश। आरोपियों के पास से 500 के 58 नकली नोट, कुल 29,000 रुपए और 5 मोबाइल फोन भी बरामद। बिजनौर में अफजलगढ़ पुलिस ने 5 शातिर कैंटर चोरों को किया गिरफ्तार। मास्टर की से गाड़ियों की चोरी की वारदात को दिया करते थे अंजाम। किचा कोतवाली क्षेत्र के सिरौली कला में 5 भाइयों और उनके परिजनों के बीच में जमकर चले लाठी डंडे। घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। हरिद्वार में मछली पालन के तालाब में एक मगरमच्छ आ जाने से मचा हड़कंप। खौफ के साए में जी रहे थे मछली पालक। वन कर्मियों ने पकड़ा मगरमच्छ को। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।
Listen, ice cream, my treat. Rohan, you don't even share your tiffin. And today ice cream. My dad has won a medal for bravery. Wow, superb. He's a major in the army. He protects every